नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियाज़ वर्ल्ड। मैं हूं नगमा। इस हफ्ते के इंडियाज़ वर्ल्ड में हम एक बार फिर बात करेंगे चीन और अमेरिका के बढ़ते टकराव की, जिसे कई क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। चीन की लगातार बढ़ती शक्ति और साथ-साथ उसका आक्रामक रवैया अमेरिका और चीन के बीच का टकराव भी बढ़ा रहा है और साथ ही बढ़ी है अमेरिका की रणनीति, जो और भी ज़्यादा विस्तृत हुई है चीन को रोकने की। कई इलाकों में इसे देखा जा सकता है, चाहे वो 4 देशों का समूह क्वाड हो, चाहे वो नई ऑकस संधि हो, इंडो पैसिफिक में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी हो, लेकिन साथ-साथ चीन का आक्रामक रवैया जो है वो भी बढ़ा है और साथ ही चीन की अंदरूनी समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ, इन सभी बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद हैं इसका आकलन करने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संजय। और सबसे पहले तो चीन के आक्रामक रवैये की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी ताज़ा मिसाल ताइवान है, जहां पर एयर डिफेंस जोन में लगातार बढ़ती संख्या में चीन के फाइटर जेट पहुंचे हैं। ताइवान ने कहा है कि ये रिकॉर्ड नंबर है और उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, उन्हें बहुत अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। तो ताइवान में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन बढ़ा है। चीन ने और भी बहुत सारे इलाकों में अपना कब्जा जमाया है और साउथ ईस्ट एशिया के देश जो हैं वो इसके बारे में लगातार शिकायत करते रहे हैं। और साउथ चाइना सी हो, वहाँ जहाँ पे नए नेवल बेसिस हैं, इंडियन ओशन का रीजन हो, अभी जो चीन ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई है ताइवान में, इसे हम कैसे समझें? क्या चीन मिलिट्री तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से ज्यादा दबाव बढ़ा रहा है ताइवान पे कि वो हर हाल में चीन की संप्रभुता को माने? नगमा जी, चीन अगर आप देखें कम्युनिस्ट पार्टी की इस वर्ष 2021 में 100वीं जयंती थी, सेंचुरी उन लोगों ने मनाई। और उस सेंचुरी के अवसर पर जिस प्रकार से शी जिनपिंग लोगों के सामने आए, उन्होंने अपना पुरानी जो माओ जैकेट है वो निकाल करके माओ जैकेट पहनी और लोगों को जो उद्गार उनसे सुनने को मिले, उसमें एक नए ढंग की आक्रामकता, एक नया नेशनलिज्म। जी हमेशा नेशनलिज्म पर जोर देते रहे हैं, पर इस बार जो नेशनलिज्म की गूंज थी उसमें कुछ अलग ही पैनापन था और लोगों को उन्होंने बिल्कुल आगाह किया इसके बारे में कि हाँ, चीन पर इस वक्त भारी खतरे हैं, लेकिन चीन झुकने वाला नहीं है। चीन किसी के भी दबाव में नहीं आएगा क्योंकि चीन का समय अब आ गया है। ये बहुत साफ साफ मैसेज उन्होंने दिया था। उसके बाद अगर आप घटनाक्रम को देखें, जिस प्रकार से अमेरिका पश्चिम एशिया से हटा, अफगानिस्तान से हटा, मेरे विचार में जो वास्तव में चीन कर रहा है, जो शी जिनपिंग करना चाह रहे हैं, देखिए, एक तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, तो अगले वर्ष अब संभवतः उनका पुनः चुनाव होना है और उन्होंने जो अपना जो टर्म है, जो नॉर्मली 2 टर्म में नया एक प्रेसिडेंट वहां चुन करके आता है, वो परंपरा तोड़ करके अब एक तरीके से परपेचुअल, जब तक शी जिनपिंग चाहेंगे, जब तक सी जाएंगे, तब तक वो चीन पर राज करेंगे। तो उनके लिए भी एक अहम मौका है कि कैसे वो सत्ता, जो उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन चीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें किया है, उसके चलते वो कैसे सत्ता में वापस आए। तो अपनी मजबूत पकड़ इस नेशनलिज्म के जरिए वो पूरे देश में करना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने बार बार अफगानिस्तान से अमेरिका के हटने के बाद हम देख रहे हैं, उसके पहले भी, कि चीन हर जगह कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वो कहां तक जा सकता है, किस हद तक आगे जाएगा। वो एक तरीके से ललकार रहा है कि देखो, मैं ये सब कर सकता हूं, अब आप कहां पर आकर मुझको रोकोगे। तो ये एक तरीके से बड़ा एक जो खेल चल रहा है, एक तरीके से खतरनाक खेल भी है। अमेरिका ने भी, आप देखें कि उसके रिस्पॉन्स में नई संधि की घोषणा की, क्वाड पर जोर देने लगे। शी जिनपिंग, जैसे कि अमेरिका कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीन के खिलाफ नहीं है, चला रहा है और दबाव बढ़ता जाएगा, लेकिन चीन झुकने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि चीन की जो एक स्टील की दीवार है चीन की, जिसमें इसके विरुद्ध आकर कोई भी बाहरी ताकत सिर्फ अपना खून बहाएगी, सर तोड़ेगी। और ये जो दीवार है, ये 1.4 बिलियन लोगों की दीवार है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो देखिए, एक बड़ा पॉपुलिस्ट मैसेज वो बार बार दे रहे हैं और लगातार जो उनके एक्शंस हो रहे हैं, चाहे उसको आप इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें,
चाहे सिक्योरिटी क्षेत्र में देखें, इस वक्त उनका जो पूरा जो जो अपना मुख्य ध्येय लगता है कि किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करते जाएं, ताकि अगले वर्ष 2022 में जब पुनः अगर उनके इलेक्शन का टाइम आता है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो निर्विरोध नेता रहे। आज भी वो निर्विरोध हैं, कोई भी चीन में ऐसा नहीं जो उनके खिलाफ वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी में आवाज उठाने की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही एक तरीके से नियोजित ढंग से जितने उनके विरोधी लोग थे उनके खिलाफ करप्शन का केसेस बना बना के सबको धीरे धीरे बाहर कर। तो आज वास्तव में उनका विरोध नहीं है। तो एक मैं कहूंगा चीन की अपनी एक इंटरनल डायनामिक्स भी है, और ये जो वर्तमान प्रेसिडेंसी है वो चाह रहे हैं कि कैसे अपना पूरा जो नेक्स्ट ईयर को देखते हुए अपना कैसे जो शक्ति है जो उसको मजबूत करके चीन पर उनका निर्विरोध एक छत्र राज कायम हो सके। जी, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे चीन की आक्रामकता बढ़ रही है, उसके अपने उनकी इंटरनल डायनामिक्स भी हैं। शी के जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहाँ पर अगर आप देखें तो अमेरिका की मौजूदगी भी बढ़ी है, और हमने क्वाड की चर्चा की। अब यहाँ पे समस्या उन देशों के लिए है कि अगर चीन और अमेरिका का टकराव है तो क्या वो गुट निरपेक्ष रह सकते हैं या वो किसी के साथ जाएंगे। आसियान जैसे गुट जो अभी तक एक किसी के साथ नहीं जा रहे थे, उनके लिए क्या समस्याएं हैं। जो छोटे देश हैं यहाँ पर, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, सिंगापुर, वियतनाम, कमला हैरिस का दौरा जब यहाँ पे हुआ था सिंगापुर में और एशिया के इलाकों में, तो ये उन्होंने बताया था कि कैसे बाइडेन प्रशासन का जो इनकी इंडो पैसिफिक जो रणनीति है उसका केंद्र क्या है। उन्होंने देशों को चुनने को नहीं कहा, लेकिन ये समस्या या दुविधा जो है इन देशों के साथ रहेगी जैसे ही इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में ये टकराव बढ़ता है दो महाशक्तियों के बीच। देखिए, टकराव बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ से अगर हम देखें, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी की आपस में टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें भी हो रही हैं। ये भी बातें हो रही कि कैसे इस टकराव को बढ़ने से रोका जाए। 90 मिनट बात हुई अभी हाल ही में, उसके पहले प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद लंबी बात दोनों की हुई थी। हालांकि अगर आप पिछले वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो बाइडेन के आने से बहुत ज्यादा परिवर्तन, चीन सोच रहा था कि ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका का जो रुख है उसमें परिवर्तन आएगा और शायद बाइडेन के साथ बिजनेस करना, काम करना अधिक आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने एक कंटिन्यूटी देखी अमेरिकी की जो विदेश नीति है, खासकर चीन के प्रति, और कई मायने में बाइडेन ने चीन के खिलाफ ना सिर्फ जो 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 ट्रंप की रणनीति थी उसका उसी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसको और मजबूत भी किया है कई मायने में। तो इस तरह से क्वाड उन्होंने ज्यादा सशक्त किया। क्वाड के अलावा जो बाकी अलायंसेज हैं उन पर वो लगातार जोर देते रहे हैं कि हम लोग, ट्रंप का जो था एक बिल्कुल दूसरी स्टाइल थी, हर चीज यूनिलैटरल ढंग से करते थे। बाइडेन ने प्रयास किया कि कैसे दूसरे देशों को साथ जोड़ करके, चाहे यूरोप हो चाहे जापान हो, उनके साथ रिश्ते सुधारे जाएं। अमेरिका के रिश्ते नहीं तो ट्रंप के समय सबके साथ खराब होते जा रहे थे। उसके अपने मित्रों को ही ये भरोसा नहीं था कि अगले दिन ट्रंप क्या ट्वीट करने वाले हैं। लेकिन बाइडेन ने एक स्थिरता लाने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में जो ट्रंप की पॉलिसीज रही उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। चाहे वो टैरिफ्स के मामले में हो, जो ट्रेड टैरिफ्स लगाए गए हैं वो आज भी कायम है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ट्रंप का रुख था, वो सारे जितने भी एक बैरियर्स लगाए थे ट्रंप ने, जो वाहवाई के ऊपर या अन्य कंपनी के ऊपर, वो आज भी कायम है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जो केथी मैंग है, उनको आपने सुना होगा कि सितंबर के आखिरी में उनको छोड़ दिया गया। एक समझौता लगता है हुआ है दोनों के बीच में, तो उनको छोड़ा गया है। और जब केथी मैंग वापस चीन गई तो ये भी गौर करने वाली चीज है, तो उनका जो स्वागत हुआ चीन में, वो स्वागत एक बड़ा ही नेशनलिस्ट स्वागत था। और उन्होंने जो खुद जो कहा है चीन जाकर के कि मैं अपनी मातृभूमि में वापस आ गई और मुझे मातृभूमि में आकर के जो मेरा मदरलैंड है उसमें कितना अच्छा लग रहा है। तो एक अगर आप रुख देखें तो जो चीनी कंपनियां भी हैं उन पर भी आज जो दबाव है कि कैसे वो और अधिक नेशनलिस्ट हों,
और चीन ने अगर आप देखें तो कई सारी कंपनियों पे, इंटरनेट कंपनीज पे, रियल एस्टेट कंपनीज पे एक तरीके से एक हथौड़ा चलाया है जी। पिछले कुछ 6 महीने में। बहुत तेज हथौड़ा चलाया है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो हर चीज पर कम्युनिस्ट पार्टी का, जो वहां की इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट पार्टी का पुनः कैसे कंट्रोल पुनः स्थापित किया जाए, ये एक स्ट्रैटेजी है जो प्रेसिडेंट जी आज अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसी के तहत हमें सारे जो टकराव हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो अदबीज की स्थिति है, उसी को बढ़ता घटता देख रहे हैं। जी, चीन की जो अंदरूनी टकराव की आपने बात की है, चीन में उससे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या भी खड़ी हो सकती है, बावजूद इसके ये फैसले लिए जा रहे हैं। और जो आपने बात की एंटी मोनोपोली एनफोर्समेंट जो लागू किया जा रहा है और कहा गया है कि 2025 तक भी प्रायोरिटी रहेगा और इसी के तहत इंटरनेट जायंट्स पर राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया जा रहा है, उसका क्या असर देखने को मिलेगा? अर्थव्यवस्था पर उसका असर तो होगा ही, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था पर असर होता है तो विश्व जो है वो अछूता नहीं रह सकता है इससे। सरकार नकेल कस रही है, इसका मकसद इस समय जैसा आपने बताया वो नेशनलिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी की कंट्रोल मजबूत करना, पर इसके फॉल आउट्स भी होंगे, इससे नुकसान भी होगा, उसको कैसे आप आते हैं? देखिए, जो ये क्रैकडाउन हो रहा है इतनी सारी कंपनीज पर, जो नकेल कसी जा रही है, इसका एक्चुअली अपना इतिहास है। ये जो है चीन की, अगर आप इकोनॉमी की ग्रोथ देखें पिछले 30 वर्षों में, तो एक फिलॉसफी शुरू हुई थी डेंग सियाओपिंग के जमाने में 1978 में। डेंग सियाओपिंग ने जो मॉडल अडॉप्ट किया था वो था एक, जिसको बोला उन्होंने ग्रेट इंटरनेशनल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी, कि चीन के प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाएंगे। चीन पूरे विश्व के लिए मैन्युफैक्चर करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा और गरीबी उन्मूलन का जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि चीन में लोगों को कैसे गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया जाए, उसमें जो एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का उन लोगों ने निर्माण किया। उसके तहत हुआ ये कि नारा तो ये था कि कर्ज लो और निर्यात करो, जैसे भी हो, किसी भी मायने में हो, कर्ज देते गए, निर्यात करते गए। और एक तरीके से जो चीन की इकोनॉमी थी वो कहेंगे कि असंतुलित होती गई, ओवरहीट होती गई। और सब लोग कह रहे थे, उस वक्त भी सोचते थे कि कहीं ना कहीं तो ये जो एक बबल खड़ा हो रहा है चीन की इकोनॉमी, चाहे रियल एस्टेट का बबल है या कई सारे बबल जो खड़े हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो फूटना पड़ेगा। तो सबकी अपेक्षा थी कि चीन में किसी न किसी दिन आर्थिक संकट आएगा। तो ये मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी को भी अच्छी तरह भान था क्योंकि इसको कंट्रोल करना भी किसी स्टेज पर आवश्यक है। देखिए, कोविड ने एक बहुत अच्छा मौका दिया उनके हाथ। कोविड ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जब पूरे विश्व की इकोनॉमी एक तरीके से रिसेशन में चली गई और चीन एक अकेली इकोनॉमी रह गई है जो आज भी प्रगति के मार्ग पर है, जो आगे बढ़ रही है। तो इसी के रास्ते जो एक कूलिंग डाउन जो होना था, उस कूलिंग डाउन को करने का प्रयास, ठंडा ठंडा पानी फेंकने का। जिस प्रकार से अमेरिका में समस्या पैदा हुई थी कि इंटरनेट कंपनीज को एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजोन हो, और सब जगह चर्चा होने लगी, चाहे अमेरिका में, यूरोप में, कि इन कंपनियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। किस तरह का रेगुलेशन लाया जाए कि इनको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो उसी प्रकार से चाइना में भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इन पर कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हुई कि ये मनमाना करने लगी हैं, ये पैसे की होड़ में इतने आगे दौड़ने लगी हैं कि इनके लिए फर्क नहीं पड़ता, ये इंटरनेशनल कंपनीज हो गई हैं। और जो पूरी फिलॉसफी ग्रेट इंटरनेशनल सर्कुलेशन की थी, उसको सी ने बदल करके धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया कोविड के दौरान अपनी ड्यूअल सर्कुलेशन स्ट्रैटेजी में, कि आगे की जो हमारी इकोनॉमी है वो ड्यूअल सर्कुलेशन पर मौजूद होगी। हम लोग जो बनाएंगे, जो काम करेंगे, वो देश के लिए काम करेंगे, एक तरीके से आत्मनिर्भर। बाहर के लिए हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, करेंगे भी, भेजेंगे भी, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की नींव है, जो जड़ है, वो अंततः हमारी अपनी अर्थव्यवस्था रहेगी, हमारे अपने कंज्यूमर क्लास रहेंगे। और हमको टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होना है, टेक्नोलॉजी में रेस लगानी है, होड़ लगानी है। और स्पष्ट संकेत था कि अमेरिका से होड़ लगानी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास नेशनलिस्ट कंपनीज आए, ऐसी कंपनी नहीं आए जो कि पैसे के लिए
किसी के लिए भी कुछ भी काम कर सकती है, हमें ऐसी कंपनी की जरूरत नहीं। तो जो कंपनीज इंटरनेशनलाइज होने लगी, चाहे एंड ग्रुप है जो बाहर आईपीओ निकाल रहा था, तो उसको कोशिश थी कि बाहर के मार्केट से खूब सारा और पैसा उगाए। उसी तरीके से बाद में हमने देखा कि टेंसेंट और अलीबाबा के बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी का इशू था कि आपस में कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि उनका कंपटीशन प्रमुख हो गया था। एक के प्लेटफॉर्म दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते थे। अलीबाबा के जो पेमेंट सिस्टम्स थे वो टेंसेंट पे काम नहीं करते थे। इस तरीके की समस्या आ रही थी। तो प्रेसिडेंसी का बड़ा स्पष्ट संकेत था कि जो भी कंपनीज हैं वो अगर राष्ट्र हित में, जनता के लिए, लोगों के लिए काम करेंगी तो दे आर वेलकम, उनका स्वागत है। नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब पे नकेल कसते। तो ये एक जो मौका उनको मिला, जैसा मैंने कहा कि कोविड आने के बाद कैसे अपना कंट्रोल इन कंपनीज पर लागू करके कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से एक तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए और कैपिटल पर, पूंजी पर फिर से। और जैसा आपने देखा, पहले भी हमने चर्चा की थी कि जब उन्होंने भाषण दिया इस साल सवी सालगिरह पर, तो बिल्कुल माओ सेतुंग के जैकेट में पहन करके आए, माओ सेतुंग का जैकेट पहना हुआ था। मैसेज बड़ा क्लियर था कि हम लोग जो हैं अल्टीमेटली सोशलिस्ट हैं। सोशलिज्म फॉर द न्यू एरा विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। नए युग के लिए एक सोशलिस्ट राष्ट्र कैसा होना चाहिए, जो जनता के लिए काम करे, जो लोगों के लिए काम करे। तो लगातार हम देखते हैं कि बड़ा पॉपुलिस्ट संदेश उनका जा रहा है। और केथी मैंग का भी को भी जब छोड़ा गया, तो केथी मैंग ने आकर के भी राष्ट्रीयता का सबक दिया सबको कि हमारी कंपनी वाहवाई जो है बिल्कुल राष्ट्रीय कंपनी है। और चीन ने मैसेज दुनिया को और अपने लोगों को यही दिया कि जो कंपनी राष्ट्र के लिए काम करेगी, राष्ट्र हित में काम करेगी, उसके लिए हम किसी हद तक जाकर के उनको सपोर्ट करेंगे। तो पहले चीन का कहते थे कि स्टेट कैपिटलिज्म है, आज स्टेट लेड कैपिटलिज्म हो गया कि जो राष्ट्र है वो अग्रणी है, अगुआ है। और हाँ, पूंजी जरूर है, लेकिन जो भी पूंजीपति हैं वो राष्ट्र के लिए ही काम करेंगे। तो ये बदलाव हम देख रहे हैं, जो एक चीनी रुख है, प्रेसिडेंसी का रुख है, और जो उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो भविष्य का रास्ता तय किया है, जो नई तरीके की सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें पूंजी कैसे लगाई जाएगी, पूंजी क्या करेगी, पूंजी किसके हित में काम करेगी, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। पूंजी किसके हित में काम करेगी, पूंजी क्या करेगी, ये सब जो है वो स्टेट तय करेगा। तो ये स्टेट लेड कैपिटलिज्म है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरह से सोशलिज्म चरित्र रहेगा, लेकिन कैपिटलिज्म जो होगा वो स्टेट लेड होगा। ये तमाम बदलाव चीन के अंदर आ रहे हैं। और संजय, यही देखा जा रहा है, आपने काफी विस्तार में बात की, तमाम कंपनियों के ऊपर नकेल कसी जा रही है कि कंपनियां जो है वो पार्टी से स्वतंत्र ना हो जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी जो क्राइसिस देखा गया अभी, वहां पे भी कोशिश यही है कि जो बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की अपने स्टेक्स बेचने के लिए मजबूर है, वहां पे भी गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स जो हैं वही इसे खरीदें, इसके एसेट्स को, तो उन पे भी वही स्टेट कंट्रोल होगा। एवरग्रांड में तो जो वास्तव में प्रेसिडेंसी की कोशिश रही है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो प्रयास वो यही है कि जिसने डूबना है डूबे। उनका प्रयास है कि आम जनता का इस पर प्रभाव नहीं पड़े। जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया, वो डूबे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को हम प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी किसी को हमें प्रोटेक्ट करने की कोई इच्छा नहीं है। तो ये बड़ा स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि चीन पर जो अभी एक आप देखते हैं कि एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बड़ी मात्रा में आने लगा था। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी कंपनियां हैं वो भी डर, एक तरीके से उनमें डर पैदा होगा कि क्या चीन में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है, सेफ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सबका प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। संभवतः चीन की अर्थव्यवस्था पर इन चीजों का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो मैसेज कम्युनिस्ट पार्टी देना चाह रही है, प्रेसिडेंसी देना चाह रहे हैं अपनी जनता को, वो मैसेज के तहत जो जो उनका ध्येय है, जो वो चाह रहे हैं, वो यही है कि मैं ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, या तो एक माओ सेतुंग हुए थे, दूसरे हुए थे डेंग सियाओपिंग, और तीसरा जो एक प्रणेता रहा है चीन का, जो डेस्टिनी बदलने वाला अगर कोई राष्ट्रपति रहा है, तो तीसरा पैदा हुआ है प्रेसिडेंट सी। ये कोशिश है कि किस तरह से चीन की जो का पूरा जो चरित्र है, चीन आगे
दुनिया में उसकी जगह कहाँ पे होगी, इसमें भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है और जिस तरह अमेरिका वहां से निकल गया, उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान के जरिए चीन के हाथों सौंप दिया गया है अफगानिस्तान को, और इस क्षेत्र में भी अब चीन का क्या रुख रहता है, क्या रवैया होता है तालिबान से, वो कैसे डील करते हैं दूसरे देशों से, पड़ोसियों से, उस पर निर्भर करेगा कि क्या चीन वो जगह लेगा जो अमेरिका की जगह थी, या एक ग्लोबल विश्व लीडर के तौर पे भी क्या चीन वो जगह लेने के लिए सक्षम है या तैयार है? देखिए, विश्व लीडर बनने में तो भी बहुत समय है चीन को, ये आज नहीं बन सकता। और आज जो सिर्फ चीन कर रहा है और जो जितने उसके आप कार्यकलाप देख रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि वो देख रहा है कि कहां कहां अमेरिका उसको अपने अलायंसेस के साथ चैलेंज कर सकता है, और जहां जहां अमेरिका के मित्रगण हैं उनको कैसे वो कहीं ना कहीं परेशान करके, उनको डरा धमका के कि अगर आपने इनसे ज्यादा दोस्ती बनाई तो हम आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो अगर प्रयास देखें उसके बिल्कुल यही है। ताइवान में जो कर रहा है, चाहे वो भारत के बॉर्डर पे कर रहा है, और आगे चल करके अफगानिस्तान में भी उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही रहेगी कि आप किससे हाथ मिला रहे हो। और अगर आप किसी एक देश से हाथ मिला करके चीन को धमकाने की कोशिश करोगे तो फिर चीन आपके लिए आपके ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेगा। तो एक तरीके से वो चैलेंज अमेरिका को भी कर रहा है कि देखते हैं तुम अपनी जो दोस्तियां हैं, यारियां हैं, अलायंसेस हैं, वो कहां तक निभाते हो, चाहे वो ताइवान के साथ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, चाहे वो किसी भी और देश के साथ है। तो ये जो एक प्रयास चल रहा है, एक तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच चल रहा है, गेम चल रहा है कि कहां तक चीन अमेरिका को ललकारता है और धीरे धीरे शने शने अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ाता जाता है। ये स्ट्रैटेजी अभी चीन की लगती है। जी जी, बहुत दिलचस्प है ये कि कैसे धीरे धीरे चीन जो है अपना प्रभाव बढ़ाता है और कहाँ कहाँ अमेरिका को ललकारता है, और ये कब तक चलेगा। एक तरह से ये खेल जो है वो देखने लायक है, और लेकिन इसका असर बाकी देशों पर पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही।